तो नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज कंपोजिशन। और अब तक हमने क्या क्या कर लिया वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने शुरुआत की थी प्री जीएसटी एरा से, फिर कंसेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ आईडीटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट, मीनिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स, सर्विसेज, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, पर्सन, बिजनेस, कंसिडरेशन, तो स्कोप ऑफ सप्लाई में आ गए थे। स्कोप ऑफ सप्लाई में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये तीनों किया था। देन वी केम टू लेवाई एंड कलेक्शन, उसके बाद आरसीएम और एग्रीगेट टर्नओवर। इसके बाद जो है वो कंपोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन है। इसका मतलब ये, अगर लेवाई हो गया तो आपको जीएसटी में फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना, तो उसकी कहानी कंपोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन। तो दो चैप्टर है, दोनों ही बेसिकली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है और एक कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन है। तो हम लोग जो 16th है दैट इज कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। तो मैं जब शब्द बोलूंगा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन या कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो अब रजिस्टर्ड पर्सन बन गया। सबसे पहले मुझे कुछ बातें बताइए। जो जीएसटी है ये, अरे शुरू तो जब यार, बताइए, जीएसटी जो है ये लेवाई, जीएसटी इज सेल्स टैक्स। जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई, आउट ऑफ सप्लाई। नहीं, वो तो ठीक है। जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन पे। तो शुरुआत वाली क्लास समझिए। अब एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेचता है या सप्लाई करता है, 100 में खरीदा, जीएसटी ऑलरेडी 10 दिया हुआ था ये। अब ये इसको 150 में बेचता है तो टैक्स कितना लेगा? मान लीजिए 10% है तो 15 रुपए। इसकी लायबिलिटी कितनी निकलेगी? 5 लायबिलिटी 5 निकलेगी। यस, इसको क्रेडिट कितना मिलेगा? 10 इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको 10 मिल जाएगा। यस। अब ये जब फर्दर मान लीजिए किसी ट्रेडर को बेचता है तो ये भी वैल्यू एडिशन करेगा। इसके लिए कॉस्ट क्या है? इस मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट क्या है? नहीं, 150 प्लस टैक्स। यस, 115। हाँ, इसका 150 रुपए है कॉस्ट। यस सर। और इसको कहते हैं तुम टैक्स मत देना। यस। इस मैन्युफैक्चरर को कहते हैं तुम टैक्स मत देना। तो ये जो वैल्यू एडिशन मान लीजिए 20 रुपए करता है, 170 रुपए में बेचता है, तो गवर्नमेंट को कितने रुपए का लॉस हुआ अगर मैन्युफैक्चरर टैक्स नहीं देता है तो? 15 वो प्लस 20 का वैल्यू एडिशन। नहीं, 15 तो इसका आईटीसी है, ये आईटीसी यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा, तो गवर्नमेंट को ये 15 रुपए तो मिल ही गया। हाँ, तो वैल्यू एडिशन पे तो गायब हो गया। हाँ, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कितना लूज करेगी पैसा अगर मैन्युफैक्चरर टैक्स नहीं देता है तो? 20 रुपए पे जो भी बनेगा वो 20 रुपए का 10%, यस, 2 रुपए तो लूज करेगी। अगर ये टैक्स देता तो 170 रुपए का 10%, 17 माइनस 15, 2 रुपए देता। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली ये 2 रुपए पे टैक्स नहीं मिलेगा। सही बात है। अब एक बात बताइए, जीएसटी में हर एक को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नहीं सर। इधर अंडर सेक्शन 22 और 24। यस। अगर गवर्नमेंट यहां पर 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट कहती है 20 लाख है या 10 लाख है या 40 लाख है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा लूज कर रही है? अरे वीडियो ऐसा आ जाए तो बता जरूर दीजिएगा मेरे को। पूरा हेजी आ गया था। मैं अभी भी हेजी है। अभी भी हेजी है। थ्रेशोल्ड लिमिट 10, 20 या 40 है तो गवर्नमेंट कितना पैसा लूज कर रही है बताइए।
इन पे तो उनको टैक्स तो मिल गया, जब ये सेल कर रहे हैं तो उतनी वैल्यू एडिशन लूज कर दे रही है। तो अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर 18 लाख है, तो गवर्नमेंट कितना पैसा लूज कर रही होगी? मैन्युफैक्चर का जो टर्नओवर है, इसको जब वो सेल कर रहा होगा उतना वो लूज करती रही होगी। परचेज पे तो ले लिया गवर्नमेंट ने। परचेज पे तो ले लिया, इसका मतलब हाँ। कि 18 लाख पे इसका 18 लाख में बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 10% मान लिया जाए। 1.5 लाख मान ले एक बार। यस मान ली परचेज 17 पे किया, इसका 10% करूंगा तो 18-70 हो जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से रफली मान लिया 1.5 लाख। हाँ सर ठीक बात। 1.5 लाख का अगर जीएसटी का रेट 5% है, तो 5% ऑफ 1.5 लाख लूज करेगी। हाँ सर जीएसटी का रेट अगर 12% है, तो 12% ऑफ 1.5 लाख यूज करेगी, यस और नो? यस और अगर 18% हो तो मतलब जो रेट है उसके बेसिस पे वो लूज कर रही होगी। कोई दिक्कत? अब अगर टर्नओवर गवर्नमेंट ने 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख फिक्स किया है, तो गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि इससे जो पैसा हम लोग कमा सकते थे वो लूज हो गया, खत्म हो गया। हाँ या ना? हाँ सर क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट कम करना चाहिए या और बढ़ाना चाहिए? अगर थ्रेशोल्ड लिमिट सर अगर समाप्त कर दें हाँ तो कंप्लायंसेज बहुत मुश्किल हो जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा कहना आसान है, लेकिन हाँ पब्लिक के लिए बहुत कठिन वर्क है। ऑब्वियसली पब्लिक मानेगी भी नहीं, और पब्लिक को मनाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ रिकवरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस सर। है ना? पान की दुकान से टैक्स लेना मुश्किल है या नहीं है? यस। चलिए, तो एक बात ये हो गई कि 22 में आने वाले समय में गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ाएगी, कम तो नहीं करेगी। कोई दिक्कत? यस। पहले ये 10 लाख की लिमिट में 7-8 स्टेट आते थे, अब सिर्फ 4 ही स्टेट आ रहे हैं, और आने वाले समय में ये 4 स्टेट भी गायब हो जाएंगे। बोले नहीं सर, हम 20 लाख में ही खुश हैं। ठीक बात है या नहीं है? यस यस। चलिए, तो ये कारण आपको समझ में आ गया थ्रेशोल्ड लिमिट 10, 20 और 40 क्यों है। अब दूसरी बात, अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10, 20 या 40 से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यस सर। अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो अगर आपको आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिस पे आपको टैक्स देगी गवर्नमेंट, टैक्स देना पड़ेगा आपको। बोलिए। जी जी बिल्कुल। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है, बोला आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही मत करो। ऐसे तो 18% होता है आउटपुट टैक्स, लेकिन आप ये क्लेम मत करो। तो बताइए, ये आउटपुट टैक्स का जो रेट है वो कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल होगा। कितना करना चाहिए? सर जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता हो, क्योंकि नहीं गवर्नमेंट को तो जो मिलना था वो तो मिल गया। नहीं, ऐसे मत, और कुछ बोलिए। ये जो इतने एग्जाम्पल दिया उसी में है आंसर। कितना होना चाहिए? जो जो प्रॉफिट पे जो टैक्स मिलता है उसका एक एवरेज निकाल के वो दे सकती है। बस 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 यही तो पूछ रहा हूँ। अब मान लीजिए 150 + 20 गवर्नमेंट को 2 रुपए मिलना था, हाँ या ना? हाँ सर अगर मैं 2 को, और 150 पे टैक्स लगाना है सेल प्राइस पे, तो 2 को अगर मैं 150 से डिवाइड कर दूं, इंटू 100 कर दूं, तो ये टैक्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ सर कितना निकलेगा देख लीजिएगा, पॉइंट समथिंग निकलेगा। ठीक है ना? हाँ हाँ सर बिल्कुल सही। जो भी निकलेगा, मतलब अब गवर्नमेंट अगर ये इस बेसिस पे मैन्युफैक्चरर का टैक्स रेट फिक्स कर देती है और कहती है हम आईटीसी नहीं देंगे, तो क्या गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा? नहीं नहीं होगा। नहीं। कंपोजिशन स्कीम में किया ही गवर्नमेंट ने ये है कि गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर को ये कहा कि आप आईटीसी मत लो। आउटपुट टैक्स का 1%, 2% या 1%, 5% या 6% दे दो बस।
कंपोजिशन स्कीम में जब गवर्नमेंट ये कर रही है आईटीसी मत लेना, 1%, 5%, 6% ले लेना, दे देना, और सामने वाली पार्टी इसका क्रेडिट नहीं ले पाएगी, तो गवर्नमेंट को कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई भी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है तो गवर्नमेंट को कहीं भी नुकसान है? नहीं। बोलिए, नहीं सर। गवर्नमेंट को कहीं नुकसान नहीं है। अब 1% कैसे फिक्स किया? 1% किसके लिए फिक्स किया है? मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। 5% किसके लिए फिक्स किया हुआ है? सर्विसेज रेस्टोरेंट। फूड सप्लाई को। और 6% सर्विस। ये सर्विस है जो कंपोजिट का सप्लाई करते हैं। अदर सर्विस प्रोवाइडर को। अब मुझे एक बात बताइए, ये 1% और फूड में 5% क्यों है? मैन्युफैक्चरर ट्रेडर में वैल्यू एडिशन कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन। यस 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 यस। फूड सप्लाई में ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट में तो, और कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट में तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ सर। इसलिए इस रेट फिक्स कर दिया गया। ये रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अब कंपोजिशन स्कीम में बहुत सारे कंडीशंस भी डाल दिए। एक कंडीशन डाल दिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं लेंगे। अब जब आप कंपोजिशन स्कीम में 1% देंगे तो आप अपने पॉकेट से देंगे, रिकवरी नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ कुछ कंडीशंस डाले हुए हैं जो हम लोग आगे करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट एकदम क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताइए, सोच के बताइए, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर से 1% ले रही है, यस। और ये सोच के ले रही है, मान लीजिए कि जहां 10% का प्रॉफिट मार्जिन एवरी मैन्युफैक्चरर 10% के प्रॉफिट मार्जिन या 10% वैल्यू एडिशन में काम कर रहा है, एवरेज निकाली होगी गवर्नमेंट, हाँ या ना? यस जी सर। जी। आज मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे प्रोडक्ट के होते हैं, सुई से लेकर जहाज तक। हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ सर। हो सकता है। गवर्नमेंट ये कहेगी अगर इस इंडस्ट्री में तो इतना परसेंट, उस इंडस्ट्री में तो इतना परसेंट, ऐसा तो नहीं कहा गवर्नमेंट ने। नहीं। गवर्नमेंट ने हर एक प्रोडक्ट का, हर एक इंडस्ट्री का यूनिफॉर्म रेट फिक्स कर दिया 1%। कोई दिक्कत? नो सर। अगर गवर्नमेंट को लगता है किसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन जरूरत से ज्यादा है, तो क्या गवर्नमेंट उसको 1% में रहने देगी या उससे बाहर निकाल देगी? बाहर निकाल देगा। बाहर निकल देगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कि अगर मैन्युफैक्चर एरेटेड वाटर या फिर आइसक्रीम ये सब मैन्युफैक्चर करता है, तो हम उसको यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में आने ही नहीं देंगे। ठीक बात? यस। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप आ गए तो आपको आईटीसी, अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत कम मेंटेन करना है। यस। रिटर्न ये सब का भी रिलैक्सेशन दे दिया है ना, क्वार्टरली रिटर्न ये सब डाल दिया। यस और नो? हाँ सर। यस सर। बताइए, ये सारा कुछ किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? गवर्नमेंट ने अपने लिए किया या आपके लिए किया, टैक्स पेयर के लिए किया? गवर्नमेंट ने अपने लिए किया है सर। गवर्नमेंट ने अपने लिए ही किया है। हाँ, अपने लिए ही किया है। गवर्नमेंट को कहाँ नुकसान है? कहिए। गवर्नमेंट को तो कहीं नुकसान नहीं है। 1%, 5%, 6% फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू चाहिए था उतना मिल गया। गवर्नमेंट को कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, नहीं। है ना? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने लिए किया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि ऐसा लगेगा आपको गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को बहुत सारा रिलैक्सेशन दे दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक बात? यस। सर, कहने के लिए तो कंपोजिशन स्कीम बहुत आसान है, हाँ, लेकिन अब अगर वास्तव में देखा जाए तो इसके कंप्लायंसेस बहुत टफ हो रहे हैं। टफ हो रहा है। यस। कारण ये है कि अभी जो एनुअल रिटर्न इन्होंने कह के जो जीएसटीआर 4 डाला, क्या क्या क्या? एनुअल रिटर्न कह के जो इन्होंने जीएसटीआर 4 डाला, हाँ, वो एनुअल रिटर्न तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कह के डाला। अब उसमें आपको सारे बिल वाइज डिटेल अब आपको चाहने हैं। यस। सारे बिल वाइज, रेट वाइज डालना होता है। और बताइए वो कितना वो टिपिकल वर्क उसने कर दिया, और उसका टाइम भी उन्होंने बहुत कम दिया। चलिए चलिए, बात करते नहीं तो हम लोग भटक जाएंगे। जो सोचिए आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानता वो वीडियो देख रहा हो तो पागल हो जाएगा, बोला अरे सर कहाँ पहुंच गया हम लोग।
नहीं, हाँ सर, बिल्कुल सही है। हाँ, क्या 4, क्या 1, क्या CMP 08। चलिए, अब ये कंपोजिशन लेवाई का हमने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया है। SMEs, यू आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। कंपोजिशन लेवाई, कंपोजिशन लेवाई से जो टैक्स, ओवरऑल टैक्स आता है, बहुत मामूली सा आता है, ज्यादा नहीं आता। मुझे लग रहा है 100-200 करोड़ से ज्यादा क्या आएगा, आप लोग ही बताइएगा। अब देखिए, लर्निंग सेक्शन, कंपोजिशन स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हु वांट्स टू ऑप्ट फॉर इजी कंप्लायंस ऑफ GST। इसमें जो कंपोजिशन स्कीम का जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 है, 49 में पेमेंट ऑफ टैक्स है और 44 में एनुअल रिटर्न है, सेक्शन है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं 3, 4, 5, 6 और 62 एंड 80। तो 10 सबसेक्शन 1 में रूल 3 लगेगा, 10 सबसेक्शन 2 में ऐसा नहीं है। इसके लिए हाँ 49 में रूल 62 लगेगा, 44 में रूल 80 लगेगा। फॉर्म्स CMP 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 और 9 है। तो ये जो GST है 4 एनुअल, ये भी एनुअल रिटर्न है, और क्या है, दो एनुअल रिटर्न आ गया, दो एनुअल रिटर्न आ गया। इसका हमने एक्सेल शीट बनाया हुआ है, मैं आपको दिखलाऊंगा। इसमें सिर्फ डालते रहिए, अपने आप सारा कुछ बन जाएगा। तीनों बनेगा, CMP 08 भी बनेगा, 4 भी बनेगा और 9A भी बनेगा, तीनों बनेगा। तो वो में भी आपको जब क्लास खत्म हो जाएगी तो याद जरूर दिलाइएगा, मैं बताऊंगा आपको एक्सेल शीट कैसे काम करता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंपोजिशन लेवाई एप्लीकेबल व्हेन ऑप्शनल एक्सरसाइज, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको पूरा चैप्टर दिखा दूंगा। 10(1) में कौन कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है और उसका रेट क्या है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी है कि 75 लाख तक का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तभी आप कंपोजिशन में जा सकते हैं, नहीं तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मतलब आपको ITC मिलेगा भी और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह टैक्स देंगे। अगर कंपोजिशन में जाते हैं तो ITC नहीं मिलेगा, आउटपुट टैक्स मतलब टर्नओवर के बेसिस पे आपको रेट टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से जा सकता है, ABC करके, मैन्युफैक्चरर, फूड सप्लायर और ट्रेडर ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद जब आप आएंगे तो कुछ स्टेट्स की लिमिट 75 लाख है, रिमेनिंग स्टेट्स की 1.5 करोड़ है। इसके बाद टर्नओवर का एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका अलग यहाँ दिया हुआ है। रेट टर्नओवर के बेसिस पे है, तो टर्नओवर के बेसिस पे इसको ये रूल 7 में लिखा हुआ है, रूल 7 दिखाएंगे आपको। इसके बाद जब आप आके जाएंगे सेकंड प्रोविजन ऑफ 10 कि अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है वो क्या सर्विस भी सप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, तो कुछ लिमिट तक उन्होंने कहा सर्विस भी सप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम लोग जब आगे चलेंगे, ये सब एग्जांपल्स हैं, कौन कंपोजिशन में नहीं जा सकता, तो वहां लिख दिया 10 सबसेक्शन 1 में कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और फूड सप्लायर जा सकता है। यहाँ लिख दिया कि कौन नहीं जा सकता, क्या बोलता अगर आप मैन्युफैक्चरर के अलावा सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे तो नहीं जा सकता। लेकिन हमने सर्विस के लिए आपको बताया था कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन डाल दिया कि हाँ कुछ लिमिट तक आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए सेव एज अदरवाइज लिखा हुआ है। इसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोल बेचेंगे तो नहीं जा सकते, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले नहीं जा सकते हैं, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचेंगे तो नहीं जा सकते। ये 4 गुड्स है, आइसक्रीम, पान मसाला, इरेटेड वाटर, टेबको एंड मैन्युफैक्चर्ड टेबको सब्स्टिट्यूट्स, ये लोग नहीं जा सकते। इसका HSN भी हमने लिख दिया है। और क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हटा ही दिया है। इसके बाद कुछ रूल्स हैं। फिर 10 सबसेक्शन 2A में अदर सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन में जा सकता है और जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख है। तो कंपोजिशन में जाने के लिए बेसिकली 3 टर्नओवर हो गए, 75, 1.5 करोड़ एंड 50। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं और 10 रूल्स। कुछ रूल्स हमने सेक्शन के साथ डाल दिए और इसके बाद अगर टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो कंपोजिशन के बाहर आ गए। आप नॉर्मल में आप कंपोजिशन में आना चाहते हैं तो उसके रूल्स हैं, ये सब है। और फिर रूल्स शुरू हो जाएंगे और हम लोग हर एक फॉर्म खोल के देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक बात, आइडिया लग गया चैप्टर का? हाँ सर। चलिए अब पढ़ना शुरू करें। चलिए आज के क्लास का व्यू दे दीजिए और कोई सवाल करना तो सवाल कर लीजिए। कहाँ ज्यादा क्लैरिटी आई? हाँ बोलिए पाटिल जी। सर आपका है कि यहाँ पे कंपोजिशन में थोड़ी चीज जो थी वो भी हमको और थोड़े मालूमात हो गई, यानी कि हाँ। जो डिटेल में, यानी कि सर्विस को कैसे देखना है, टर्नओवर डेफिनेशन कैसे देखना है,
और आप जो बताते हैं ना आपके, मैं जिस सर मैं देख रहा था कि मैं जब बुक पढ़ता हूँ, आपका जो बुक जो लिखा है उसमें थिंकिंग प्रोसेस जो चालू हो जाती है, यानी कि हाँ, ये जब देखता हूँ तो भी मैं वहां पे जाके देख सकता हूँ, यानी कि कॉम्पैक्ट बुक है, यानी कि आपका यहाँ पे जो एक स्टेज है कि अगर यहाँ पे अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, तो ये मुझे एनालाइज हो गया। तो अभी मुझे भी ये कि मैंने जैसे कि आपसे मैंने कैसे ले लिया है कि वीडियो वापस देखूंगा। अभी फिलहाल हम लोग ज्यादा वहां पे टाइम नहीं दे सकते, लेकिन क्या मुझे देखना है कि वापस देख के उसको वापस एनालाइज करके, मैंने एक सोचा है कि अब हर साल आपका मैंने क्लास ले लूंगा, ये तो मेरे माइंड कर दिया, मेरा रिफ्रेशर हो जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कॉन्फिडेंस, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप सर जैसे आप एक्ट या रूल से बात करते हैं जब ऑफिसर से, वो ठंडा पड़ जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिखाया ना, यानी कि जैसे आप हमको समझा रहे हैं और समझ हमारे दिमाग में बिठा रहे हैं, वो आपका A1 है ऐसा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली क्या हुआ ना सर, एक्चुअली मेरा एक बेकरी है। हाँ, तो बेकरी में क्या होता है ना सर, ब्रेड नॉन टैक्सेबल होता है। अच्छा। और बिस्किट टैक्सेबल होता है। तो आज वो एक्चुअली मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रेड भी टर्नओवर में आ जाएगा। हाँ वो वाला हाँ, करेक्ट, टर्नओवर में आ जाएगा, सही बात। हाँ, और कुछ? बहुत बहुत अच्छा क्लास हुआ सर आज। धन्यवाद। सर अभी कंपोजिशन स्कीम में बहुत सारा चीज क्लियर होना बाकी है सर। हाँ, वो तो है। वो टैक्स रेट में आएंगे तो टैक्सेबल गुड्स पे क्या लगेगा, एग्जम्प्टेड में क्या है, जैसा राजीव जी बता रहे थे 1% में जाएंगे तो दोनों को बाइफरगेट करना है, एग्जम्प्टेड के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ टैक्सेबल के ऊपर लगेगा। क्यों? नहीं, फूड सप्लाई में तो बोल ही दिया कि टर्नओवर में एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों आएगा। सर वहां पे रिटर्न भरते टाइम दो ऑप्शन पूछता है, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों। हाँ, दोनों पूछता है, करेक्ट। हाँ सर, लेकिन तो आपको टैक्स दोनों में देना पड़ेगा। टैक्स दोनों में। अल्टीमेटली सर GSTR 4 में एवरीथिंग को परचेस का डिटेल देना चाहता है। मैं जब आपके साथ करूंगा ना CMP 08 और GSTR 4 और GSTR 9A, तो मैं वो एक्सेल शीट जो मैंने बनाया है उसमें आप डिटेल डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करेगा, फिर मैं आपको दिखलाऊंगा। मतलब एकदम पागल बनाने वाला है। या तो आप सारा इंफॉर्मेशन GSTR 4 में मांग लीजिए, GSTR 9A की जरूरत ही नहीं है सर। ये जो 6% जो है सर, हाँ, ये हमको 3% खुद से चार्ज करना है सर? खुद से चार्ज करना मतलब आपको अपने पॉकेट से देना है। वो तो कोई नहीं लेगा सर, ये स्कीम ही नहीं लेगा कोई स्कीम नहीं लेगा? नहीं लेगा सर। बहुत लेंगे। मैं आपको करवाऊंगा, आपको बहुतों को सर वो इसलिए लेंगे, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो जाता है तो फिर उसको 18% देना पड़ेगा ऑडिट में, और इसमें अगर वो आ जाते हैं तो 6% है। तो लेकिन वो छोटे जितने लोग हैं वो 18% सब आ जाएंगे। सर 18% रिकवर होता है क्लाइंट से, यहाँ खुद से देना पड़ेगा तो कोई देगा ही नहीं। फिर भी लोग लेंगे सर, कंप्लायंसेज बहुत कम है ना। मैं बात करूंगा आप लोग से, क्योंकि आपसे सीए ढूंढ रहा है। मैं तो ब्यूटी पार्लर भी देख रहा हूँ, हेयर ड्रेसर भी देख रहा हूँ। थोड़े सीए लोग भी गए हैं कंपोजिशन। हाँ जी, सीए लोग भी गए हैं कंपोजिशन। हाँ, सीए लोग भी गए, ऐसा नहीं है नहीं गए हैं। मैं आपको उसका मैथ समझाऊंगा आपको। ओके सर। राजेश जी कुछ कहना है तो कह दीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। सर इसमें सबसे अच्छी चीज तो ये रही कि एक रजिस्टर्ड पर्सन और जो टैक्सेबल पर्सन है, हाँ 10(1) के डेफिनेशन में उसे बहुत क्लियर कट किया गया कि कब वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन में आ जा रहा है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात रही। सही बात है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इस पे क्लैरिटी आज बिल्कुल क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक बात, ये सबसे अच्छी चीज रही इस क्लास की। चलिए सर 18, 19, 20 और 21 4 दिन ना सर? Hello everyone, my name is Saurabh Gupta and I am Inspector of Central Tax, and I have seen Tax by KK videos on YouTube for some clarifications, and I really liked the way he explained things. So recently I have subscribed to his GST Volume 1 lectures, and I can assure you guys that he is very good at explaining things in detail and in depth, and I regret my decision of not subscribing his videos earlier.
So I recommend everyone to see his videos and learn GST in detailed manner. Thank you.